वेलकम फ्रेंड, स्टडी विद एचडी बायोलॉजी में आपका स्वागत है। मैं एचडी मंसूरी आपके लिए लेकर आया हूँ हिंदी में बायोलॉजी की वीडियो। तो आज की इस वीडियो में हमारा टॉपिक है वह रोग जिसने दुनिया में सबसे ज़्यादा लोगों की जान ली है। हर वर्ष लाखों लोग इस रोग से मरते हैं और इस रोग का नाम है मलेरिया। सदियों से मानव सभ्यता को सबसे ज़्यादा अगर नुकसान किसी रोग ने पहुँचाया है तो वो रोग है मलेरिया। तो आज की इस वीडियो में हमारा टॉपिक होगा मलेरिया और हम मलेरिया का परिचय, उसके रोगजनक, उसके संचरण, प्लाज्मोडियम का जीवन चक्र, लक्षण, सावधानी व उपचार का अध्ययन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मलेरिया का परिचय। तो क्या है मलेरिया? तो मलेरिया एक अत्यधिक विनाशकारी रोग है जो प्रोटोजोआ के कारण होता है। यानी मलेरिया एक प्रोटोजोआ जनित रोग है। सदियों से मानव में चला आ रहा है, जिससे करोड़ों लोगों की मृत्यु हो चुकी है। प्रतिवर्ष भारत सहित विभिन्न देशों में लाखों लोग मलेरिया से संक्रमित होते हैं या मलेरिया से ग्रसित होते हैं। विश्व में ऐसे बहुत सारे देश हैं जहां मलेरिया एक बहुत ही बड़ी महामारी है, क्योंकि मलेरिया का जो रोग वाहक है वो मादा एनाफिलीज मच्छर होती है। मच्छर असमतापी जीव होने के कारण ये ठंडे इलाकों में सामान्यतः नहीं पाए जाते हैं, लेकिन जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होते हैं ये मलेरिया का बेल्ट होते हैं, यानी मलेरिया प्रभावित प्रमुख क्षेत्र होते हैं। यहाँ सबसे ज़्यादा हमें मलेरिया देखने को मिलता है। यानी अगर हम अफ्रीका की बात करें तो मलेरिया के 90% केस तो केवल हमें अफ्रीका में ही देखने को मिलते हैं। तो अगर हम मलेरिया बेल्ट की बात करें तो लैटिन अमेरिका, सब सहारन अफ्रीका, साउथ एशिया, साउथ ईस्ट एशिया, ये वो देश हैं या ये वो महाद्वीप है जहाँ सबसे ज़्यादा हमें मलेरिया देखने को मिलता है। अब हम बात करते हैं मलेरिया के रोगजनक या मलेरिया के पैथोजन की। तो मलेरिया के अगर हम रोगजनक की बात करें तो मलेरिया का रोगजनक प्लाज्मोडियम है। प्लाज्मोडियम ना तो कोई वायरस है ना ही कोई बैक्टीरिया है। प्लाज्मोडियम एक प्रोटोजोआ है, यानी ये प्रोटोजोआ संघ का सदस्य है। प्रोटोजोआ संघ में 4 वर्ग रखे जाते हैं, उसमें से एक वर्ग है स्पोरोजोआ। तो मलेरिया का रोगजनक प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ संघ के स्पोरोजोआ वर्ग का सदस्य है। तो प्लाज्मोडियम एक वंश का नाम है जिसकी बहुत सारी जातियां हैं, यानी प्लाज्मोडियम की 100 से भी अधिक जातियां हैं, जिसमें मलेरिया उत्पन्न करने वाली प्रमुख जातियां 4 हैं और हाल ही में एक नई जाति और खोजी गई है। तो अभी वर्तमान में मलेरिया उत्पन्न करने वाली प्रमुख 5 जातियां हैं। तो ये कौन कौन सी है? ये है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम ओवल, प्लाज्मोडियम फैल्सिफेरम, प्लाज्मोडियम मलेरियाई और प्लाज्मोडियम नोलेसी। इनमें सर्वाधिक घातक जो मलेरिया परजीवी है वो है प्लाज्मोडियम फैल्सिफेरम। अगर किसी में प्लाज्मोडियम फैल्सिफेरम का संक्रमण हो जाए तो उसकी मृत्यु भी हो सकती है। अब हम बात करते हैं कि मलेरिया की खोज किसने की। तो 1880 में लेवरोन ने सर्वप्रथम बताया कि मलेरिया प्लाज्मोडियम के संक्रमण से होता है। यानी लेवरोन ने सबसे पहले बताया कि मलेरिया प्लाज्मोडियम से होने वाला एक रोग है। भारतीय सेना के डॉक्टर रोनाल्ड रोस ने 1897 में सबसे पहले ये बताया कि इस प्लाज्मोडियम का जो संचरण करने का कार्य है वो एक मच्छर करता है। यानी मानव में इस प्लाज्मोडियम को पहुंचाने का कार्य मादा एनाफ्लीज मच्छर करती है। अब आगे हम बात करेंगे आखिर इस रोग का हमारे अंदर संचरण कैसे होता है। तो हम पहले ही बात कर चुके हैं कि मलेरिया का रोग जनक प्लाज्मोडियम होता है। कई बार हम काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन हम में हो जाती है कि हम ये मान लेते हैं कि जो मलेरिया है वो मादा एनाफ्लीज मच्छर के कारण होता है या मच्छर उसका रोग जनक है। तो ये गलत है। मच्छर सिर्फ रोग वाहक है, यानी वो वेक्टर या कैरियर है। रोग जनक या पैथोजन की हम बात करें तो पैथोजन प्लाज्मोडियम होता है। तो सामान्यतः मादा एनाफ्लीज मच्छर, और वो खुद भी किससे संक्रमित होनी चाहिए? प्लाज्मोडियम से संक्रमित होनी चाहिए। तो संक्रमित मादा एनाफ्लीज मच्छर जब किसी व्यक्ति को काटती है तो उसकी लार के साथ प्लाज्मोडियम शरीर में प्रवेश कर जाता है। और यहाँ पर भी आपको एक बात ध्यान रखनी है कि केवल मादा मच्छर ही हमें काटते हैं, नर मच्छर हमें नहीं काटते हैं, क्योंकि नर मच्छर में विशेष प्रकार के चूसक नहीं पाए जाते हैं और वो फूलों के मकरंद द्वारा या फूलों के रस द्वारा ही अपना पोषण प्राप्त करते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कि जो प्लाज्मोडियम नामक परजीवी है, ये प्लाज्मोडियम नामक परजीवी किस प्रकार से मानव के अंदर प्रवेश करता है या इसका जीवन चक्र क्या है। तो परजीवी सामान्यतः 2 प्रकार के होते हैं। कुछ परजीवी ऐसे होते हैं जो केवल एक ही प्रपोषी पर भोजन के लिए निर्भर रहते हैं, लेकिन
कुछ परजीवी ऐसे होते हैं जिन्हें जीवन पूरा करने के लिए दो प्रपोषियों की आवश्यकता होती है, इन्हें द्विप्रपोषी कहा जाता है। उन्हीं में से एग्जाम्पल है प्लाज्मोडियम। तो प्लाज्मोडियम के भी दो प्रपोषी होते हैं। प्रथम प्रपोषी है मानव और इनके लिए द्वितीय प्रपोषी होता है मच्छर। तो सबसे पहले ये मानव के अंदर प्रवेश करेंगे और मानव के अंदर प्रवेश करके ये अलैंगिक जनन यानी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके अपनी संख्या बढ़ाएंगे, जिसे हम साइजोगोनी कहते हैं। उसके बाद में दूसरा चक्र या ये दूसरा प्रपोषी इसका मादा एनाफ्लीज मच्छर होती है, जहां जाकर ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या फिर फर्टिलाइजेशन करके अपनी संक्रामक अवस्था स्पोरोजोइट का निर्माण करते हैं। तो यहाँ ये हमारे अंदर यानी मानव में ये करते हैं साइजोगोनी और मच्छर में जाकर ये करते हैं स्पोरोगोनी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रथम प्रपोषी मानव की। तो ये एक मच्छर है। तो जैसे ही मच्छर अपने चूसक द्वारा किसी व्यक्ति को काटता है तो रक्त चूसने से पहले ये उस व्यक्ति के रक्त में अपनी लार भी पहुंचाता है। उसी लार के साथ ये इस प्रकार की यानी चावल के दाने के समान स्पोरोजोइट प्रवेश कर जाते हैं। स्पोरोजोइट प्लाज्मोडियम की संक्रामक अवस्था होती है, यानी प्लाज्मोडियम की वह अवस्था जो हमारे शरीर में प्रवेश करती है वह स्पोरोजोइट होती है। तो स्पोरोजोइट हमारे शरीर में प्रवेश करके हमारे ब्लड में आ जाते हैं। यहाँ से ये हमारी यकृत कोशिकाओं में यानी हेपेटिक सेल में जाएंगे और वहाँ जाकर ये अलैंगिक जनन करके बहुत सारे मीरोजोइट का निर्माण करते हैं और इसी घटना को हम कहते हैं साइजोगोनी। तो साइजोगोनी का अर्थ है अलैंगिक जनन करके मीरोजोइट का निर्माण करना। साइजोगोनी दो प्रकार से करते हैं ये, एक तो हेपेटिक सेल में यानी यकृत कोशिकाओं में साइजोगोनी करेंगे और एक ये हमारी आरबीसी के अंदर भी अपनी संख्या बढ़ाएंगे और वहाँ भी ये साइजोगोनी करते हैं। तो जैसे ही प्लाज्मोडियम का स्पोरोजोइट हमारे अंदर प्रवेश करता है तो सामान्यतः इसके जो लक्षण हैं वो 1 से 2 वीक में हमें नजर आने शुरू हो जाते हैं। तो प्लाज्मोडियम फैल्सिफेरम, प्लाज्मोडियम मलेरियाई और जो प्लाज्मोडियम है नोलेसी, ये आएगा हमारे हेपेटिक सेल में। हेपेटिक सेल में ये जो स्पोरोजोइट है, स्पोरोजोइट को ये बदल देगा मीरोजोइट में, जो इसकी संक्रामक अवस्था है। और जैसे ही ये हेपेटिक सेल से मीरोजोइट बाहर निकलेंगे, हेपेटिक सेल डेड हो जाएगी यानी इसकी मृत्यु हो जाएगी। लेकिन कुछ प्लाज्मोडियम ऐसे भी होते हैं जो हमारे अंदर आकर हेपेटिक सेल में डोरमेंट हो जाते हैं, यानी ये अलैंगिक जनन नहीं करते हैं, शांत होते हैं, कोई विभाजन नहीं करते हैं। तो ऐसे जो प्लाज्मोडियम है वो लंबे समय तक हमारी हेपेटिक सेल में रह सकते हैं और इनके लक्षण प्रकट होने में 1 साल का समय भी लग सकता है। तो सामान्यतः प्लाज्मोडियम वाइवेक्स जो काफ़ी कॉमन प्लाज्मोडियम है और प्लाज्मोडियम ओवेल, ये दो ऐसे प्लाज्मोडियम है जो लंबे समय तक हमारे अंदर यानी हमारी हेपेटिक सेल में रह सकते हैं। इसीलिए इनकी वजह से किसी मलेरिया के संक्रमित व्यक्ति का इलाज होने के बाद भी दोबारा उन्हें कभी फिर से मलेरिया हो जाता है। अब हम बात करते हैं मानव में किस प्रकार से जो मलेरिया का परजीवी है वो अपनी संख्या बढ़ाता है। तो सबसे पहले ये जो प्लाज्मोडियम है ये मच्छर के द्वारा रक्त की सहायता से हमारी हेपेटिक सेल यानी यकृत की कोशिकाओं में प्रवेश करता है। यकृत की कोशिकाओं में ये अपनी संख्या बढ़ाता है और इस संख्या बढ़ाने को हम साइजोगोनी कहते हैं। ये होती है यानी एक्स्ट्रा इरिथ्रोसाइटिक साइजोगोनी, यानी ये जो साइजोगोनी है वो आरबीसी के बाहर हो रही है और इसमें बहुत सारे मीरोजोइट का निर्माण होता है। तो ये बहुत सारे मीरोजोइट बन गए और ये बने हैं अलैंगिक जनन की वजह से। अब अलैंगिक जनन द्वारा ये जो बने मीरोजोइट है ये हमारे ब्लड के अंदर हमारी आरबीसी पर हमला करते हैं और आरबीसी में प्रवेश कर जाते हैं। आरबीसी में प्रवेश करके ये आरबीसी में कई अलग अलग प्रकार की स्टेज से होकर गुजरते हैं, यानी ये रिंग स्टेज बनाते हैं, रोजेट स्टेज बनाते हैं, ट्रोफोजोइट स्टेज बनाते हैं। तो मीरोजोइट के बाद जो बना ट्रोफोजोइट है, ये ट्रोफोजोइट प्लाज्मोडियम की सबसे वयस्क अवस्था है। तो ध्यान रखना, प्लाज्मोडियम की संक्रामक अवस्था कौन थी? स्पोरोजोइट। और प्लाज्मोडियम की वयस्क अवस्था जो न्यूट्रिएंट प्राप्त करती है यानी पोषण प्राप्त करती है वो होती है ट्रोफोजोइट। और इस ट्रोफोजोइट के कारण बहुत सारे फिर से मीरोजोइट का निर्माण होता है। तो यानी ये फिर से दोबारा क्या करता है? साइजोगोनी करता है। पहली साइजोगोनी इसने यहाँ की बहुत सारे मीरोजोइट बनाए, फिर इसने यहाँ मीरोजोइट बनाए। अब ये दो कार्य कर सकता है, या तो लगातार इसी में साइक्लिक रूप से चलता रहेगा या फिर
आरबीसी को तोड़कर बाहर निकल जाएगा। तो ये मीरोजोइट क्या करेंगे, आरबीसी को तोड़कर बाहर निकल जाएंगे। आरबीसी को तोड़कर जब ये मीरोजोइट बाहर निकलते हैं तो ये गेमेटोसाइट यानी युग्मक का निर्माण करने से पूर्व वाली कोशिका गेमेटोसाइट का निर्माण करते हैं। ये गेमेटोसाइट दो अलग अलग प्रकार के होते हैं, यानी एक तो होता है माइक्रो गेमेटोसाइट जो कि मेल गेमेट का निर्माण करेगा, और एक होगा मैक्रो गेमेटोसाइट जो आगे जाकर किसका, फीमेल गेमेट का निर्माण करेगा। लेकिन युग्मकों का निर्माण मच्छर के अंदर जाकर ही होगा और निषेचन की क्रिया मच्छर के अंदर जाकर ही होगी। अब बात आती है कि मलेरिया का जो परजीवी प्लाज्मोडियम है वो हमारे शरीर में लैंगिक जनन क्यों नहीं कर सकता है, क्योंकि मलेरिया के परजीवी को निषेचन के लिए कम तापमान की आवश्यकता होती है और हम है समतापी जीव। हमारा जो टेम्परेचर है वो हर कंडीशन में 37 डिग्री के आसपास रहता है। अब इन्हें निषेचन के लिए कम तापमान चाहिए और मच्छर असमतापी जीव होने की वजह से ये आसानी से मच्छर के आमाशय में निषेचन कर सकते हैं। तो ये था सबसे पहले प्रथम प्रपोषी मानव। तो मानव के अंदर ये प्रवेश करके अलैंगिक जनन द्वारा अपनी संख्या बढ़ाएंगे और गेमेटोसाइट का निर्माण करेंगे। अब जब आरबीसी टूटती है तो आरबीसी टूटने से एक विशेष प्रकार का रसायन निकलता है जिसे हम कहते हैं हीमोजोइन। इस हीमोजोइन नामक रसायन के कारण ही मलेरिया में हमें अत्यधिक सर्दी लगती है और फिर तेज बुखार आता है। अब बात आती है ये हीमोजोइन किस प्रकार से बनता है या हीमोजोइन का निर्माण कैसे होता है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि अभी प्लाज्मोडियम कहाँ है, आरबीसी में। और आरबीसी के बारे में हम जानते हैं कि आरबीसी में पाया जाता है श्वसन वर्णक हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन दो चीज़ों से मिलकर बना है। हीमोग्लोबिन में एक तो होती है आयरन युक्त हीम और दूसरी होती है ग्लोबिन नामक प्रोटीन। इसीलिए हम कहते हैं कि जो हीमोग्लोबिन है वो आयरन का एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या उपसहसंयोजक यौगिक है। तो ये जो प्लाज्मोडियम का पैरासाइट है ये क्या करेगा, या मलेरिया का जो पैरासाइट है वो हमारे हीमोग्लोबिन को तोड़ देगा। ये हमारे हीमोग्लोबिन को तोड़ देगा, एक तो हीम में और एक ग्लोबिन में यानी प्रोटीन में। तो प्रोटीन तो पच जाती है, लेकिन ये हीम क्या करता है, हीम हमारी आरबीसी के अंदर हिमेटीन का निर्माण करता है। अब जो हिमेटीन है ये मलेरिया के पैरासाइट के लिए टॉक्सिक होती है यानी हानिकारक होती है, इसीलिए पैरासाइट इसे हीमोजोइन में बदलवा देता है। तो हिमेटीन को हीमोजोइन में बदलवा देता है। लेकिन यहाँ पर कुछ औषधियाँ हैं, जैसे हम बात करें क्यूनेन की, क्लोरोक्यूनेन की, ये औषधियाँ क्या करती है, हिमेटीन को हीमोजोइन में बदलने से रोकने का कार्य करती है। यानी हिमेटीन जब हीमोजोइन में नहीं बदलेगा तो हिमेटीन टॉक्सिक होता है और टॉक्सिक होने से मलेरिया के पैरासाइट की मृत्यु हो जाती है। तो मलेरिया का पैरासाइट की मृत्यु हो जाएगी, इसीलिए सामान्यतः मलेरिया की औषधि के रूप में क्यूनेन, क्लोरोक्यूनेन का उपयोग किया जाता है। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखना है, प्लाज्मोडियम फैल्सिफेरम ऐसा प्लाज्मोडियम है जो हिमेटीन द्वारा नष्ट नहीं होता, इसीलिए सबसे घातक प्लाज्मोडियम फैल्सिफेरम है जिसके द्वारा सबसे अधिक मानव की मृत्यु होती है। अब हम बात करेंगे कि मानव के बाद मच्छर में किस प्रकार से ये अपना जीवन चक्र पूरा करता है। तो जैसे ही मानव के अंदर गेमेटोसाइट बन चुके थे, फिर से कोई मच्छर मानव को काटता है और मानव से जैसे ही वो रक्त को चूसता है तो उस रक्त के साथ उसके आमाशय में मैक्रोगेमेटोसाइट और माइक्रोगेमेटोसाइट अंदर प्रवेश कर जाते हैं। ये अंदर प्रवेश करने के बाद में फर्टिलाइजेशन करके जाइगोट का निर्माण करेंगे, और ये जाइगोट है वो मच्छर के oocyte और फिर उसके लार ग्रंथियों में प्रवेश कर जाता है। और यहीं पर ही यानी ये फर्टिलाइजेशन के बाद जो oocyte बना, इसने बहुत सारे क्या बनाए, उसने बहुत सारे बनाए स्पोरोजोइट। और स्पोरोजोइट क्या है, स्पोरोजोइट प्लाज्मोडियम की संक्रामक अवस्था है। तो मानव में बनाएगा मीरोजोइट और यहाँ यानी मच्छर में फिर से मीरोजोइट से क्या बनाएगा, स्पोरोजोइट। इसीलिए मानव के अंदर हम साइजोगोनी कह रहे थे, इसीलिए मच्छर में जो चक्र चल रहा है उसे हम स्पोरोगोनी कहते हैं। तो ध्यान रखना, मलेरिया का परजीवी मानव में स्पोरोजोइट से मीरोजोइट बनाता है और मच्छर में मीरोजोइट से वापस स्पोरोजोइट बनाता है। तो जैसे ही मच्छर ने रक्त लिया, ये उसके अंदर आया, अंदर आने के बाद में फिर से स्पोरोजोइट बने और स्पोरोजोइट चले गए लार के अंदर। और जैसे ही ये मच्छर फिर से किसी व्यक्ति को काटेगा तो स्पोरोजोइट उसके अंदर प्रवेश
कट जाएंगे और ये जो चक्र है वो लगातार चलता रहेगा। तो हम इसे इस प्रकार से देख सकते हैं कि जैसे ही एक संक्रमित मच्छर ने मानव को काटा, स्पोरोजोइट यकृत कोशिकाओं में आ गए। यकृत कोशिकाओं में इन्होंने क्या किया, यकृत कोशिकाओं में इन्होंने अपनी संख्या बढ़ाई यानी साइजोगोनी की और नए मेरोजोइट बनाए और ये मेरोजोइट आरबीसी में आ गए। आरबीसी में ये चक्र लगातार चलता रहा और अलग अलग स्टेज से होकर ये गुजरते गए, यानी इसमें रिंग स्टेज आई, ट्रोफोजोइट स्टेज आई, रोजेट स्टेज आई। ट्रोफोजोइट इसकी सबसे वयस्क अवस्था थी। फिर बाद में दोबारा जैसे ही आरबीसी टूटती है तो आरबीसी के टूटने से नए मीरोजोइट निकलते हैं जो दोबारा अन्य आरबीसी पर हमला करेंगे और ये चक्र चलता जाएगा। बार बार आरबीसी टूटेगी, हीमोजोइन निकलेगा और हमें कपकपी के साथ काफ़ी ज़्यादा ठंड लगेगी। और जैसे ही आरबीसी टूटेगी तो आरबीसी से मेरोजोइट भी निकलते हैं और उसके गेमेटोसाइट भी निकलते हैं। फिर से जब कोई दूसरा मच्छर उसी संक्रमित व्यक्ति को काटता है तो ये मेरोजोइट उस व्यक्ति में चले जाते हैं और उस व्यक्ति के अंदर ये जो गेमेटोसाइट है वो फर्टिलाइजेशन करके जाइगोट का निर्माण करेंगे। जाइगोट से फिर से स्पोरोजोइट का निर्माण होगा और ये स्पोरोजोइट मच्छर की लार ग्रंथियों में चले जाएंगे और यही मच्छर फिर से जब किसी व्यक्ति को काटेगा तो इस प्रकार से ये लगातार चक्र चलता जाता है और ये चक्र 2 परपोषियों में पूरा होता है। तो एक तो होता है मानव और दूसरा होता है मच्छर। तो मानव और मच्छर में ये अपना जीवन चक्र पूरा करता है। अब हम बात करते हैं कि इसके लक्षण क्या होते हैं। तो मलेरिया के अगर हम लक्षणों की बात करें तो मलेरिया के लक्षणों को 3 चरणों में बांटा जा सकता है। यानी जैसे ही हीमोजोइन निकलता है तो मलेरिया में काफ़ी तेज सर्दी लगती है जिसे हम शीत चरण कहते हैं। फिर अचानक बहुत ही तेज बुखार आता है जिसे हम उष्ण चरण कहते हैं और फिर पसीने के साथ बुखार जाता है जिसे हम स्वेदी चरण कहते हैं। और बार बार जैसे जैसे आरबीसी के अंदर इरिथ्रोसाइटिक चक्र चलता जाएगा और ये चक्र भी बार बार चलता जाएगा। इसके अलावा अगर हम अन्य लक्षणों की बात करें तो बुखार तो एक लक्षण है ही। अब लगातार क्योंकि आरबीसी टूटती जा रही है तो रक्त में या रक्त की कमी आएगी और रक्त की इस कमी को हम एनीमिया कहते हैं। लगातार आरबीसी मरती है और हम जानते हैं कि स्प्लीन को आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है क्योंकि स्प्लीन में ही मरी हुई आरबीसी आकर अपघटित होती है। तो लगातार जैसे जैसे आरबीसी टूटती जा रही है वो स्प्लीन में आकर बढ़ती जा रही है और स्प्लीन का या तिल्ली का आकार बढ़ता जाता है। तो ये भी मलेरिया का ही एक लक्षण माना जाता है। अब हम बात करते हैं सावधानियां और उपचार, किस प्रकार से मलेरिया को रोका जा सकता है। तो सबसे पहला तरीका है खुद की मच्छरों से सुरक्षा की जाए। सामान्यतः मच्छर रात को काटते हैं, इसलिए रात को सोते समय अगर हम ऐसे एरिया में हैं जहां काफ़ी अधिक मच्छर है तो हमें फुल आस्तीन के कपड़े पहनकर सोना चाहिए। इसके अलावा मच्छर जहाँ पर पैदा होते हैं उस या घरों की साफ सफाई रखनी चाहिए। उसके बाद दूसरी चीज़ है मच्छरों का उन्मूलन, यानी मच्छरों को नष्ट किया जाए। कैसे किया जाए? एक तो उन्हें पैदा ही ना होने दिया जाए क्योंकि सामान्यतः किसी टायर में या किसी रखे हुए कूलर में कोई उल्टी पड़ी हुई कोई भी वस्तु है उसमें बारिश का जब पानी इकट्ठा हो जाता है तो वहाँ मच्छर आसानी से पैदा हो जाते हैं, या कहीं पर भी रुका हुआ ये इकट्ठा पानी है तो वहाँ आसानी से मच्छर पैदा हो जाते हैं। इसलिए ऐसे पानी को हटाया जाए ताकि वहाँ मच्छर पैदा न हो सके। अगर मच्छर के लार्वा आ गए हैं तो मच्छर के लार्वा को या प्यूपा को नष्ट करने के लिए डीडीटी जैसे रसायन का उपयोग किया जाता है और गंबूसिया नामक मछलियों का उपयोग किया जाता है। गंबूसिया मछलियाँ मच्छर के लार्वा को प्राकृतिक रूप से भोजन के रूप में ग्रहण करती है। तो इस प्रकार अगर हम मच्छरों को नष्ट करें या मच्छरों को हटाएं या उन्हें पैदा होने न दें तो हम मलेरिया से बच सकते हैं। उसके बाद अब हम बात करते हैं उपचार की। तो मलेरिया का परंपरागत उपचार कुनैन है। सिनकोना पादप की छाल से इसे प्राप्त किया जाता है। तो कुनैन एक प्राकृतिक औषधि है मलेरिया के प्रति। अब कुनैन से मिलती जुलती बहुत सारी औषधियाँ प्राप्त की गई है जिसका उपयोग मलेरिया के रोग के उपचार में किया जाता है, जैसे क्लोरोक्विन है, एटिब्रिन है, रेसोचिन है, नेवाक्विन है। तो ये सभी मलेरिया के उपचार में उपयोग में ली जाने वाली औषधियाँ हैं। इसमें प्रमुख कुनैन का आपको ध्यान रखना है। मलेरिया एक बहुत ही घातक रोग है, इसीलिए प्रतिवर्ष मलेरिया से अवेयरनेस के लिए लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मलेरिया से जागरूक करने के लिए 25 अप्रैल को वर्ल्ड मलेरिया डे यानी विश्व मलेरिया दिवस के रूप में मनाया जाता है। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको इसी प्रकार की और वीडियो चाहिए तो हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।